वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आज के हमारे टॉपिक रहने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, मास, वेट। ठीक है, तो हमने मोशन में 3 इक्वेशन पढ़ी थी। जनरल इक्वेशन क्या थी? उसी को हम यूज करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी में, बस उसमें कुछ चेंजेस है। तो हमारी 3 इक्वेशन कौन सी थी? फर्स्ट थी v इज इक्वल्स टू में u प्लस ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। मोशन में आपको क्या होता था? 3 क्वांटिटी दे देते थे, कोई एक निकालनी होती थी। पर इस केस में क्या है, आपको एक चीज पहले से ही पता है, जो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप a को चेंज कर सकते हो g में, आप a को चेंज कर सकते हो g में। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूं तो क्या बन गई है? v इज इक्वल्स टू में u प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई? अब इसमें था s, s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फ्री फॉल हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसे होगी? या तो ऊपर बॉल ऊपर जा रही होगी या बॉल नीचे आ रही होगी, तो कुछ हाइट से ऊपर या नीचे आ रही होगी। तो क्या मैं s को h नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो h इज इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या हो गई हमारी? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2gh। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में जो मोशन पढ़ा था उसमें जो एक्सेलरेशन लिया था वो 2 तरह की होती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। वैसे ही जी भी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। तो कब आप जी को पॉजिटिव लेंगे और कब आप जी को नेगेटिव लेंगे वो देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन फॉर जी, जब बॉल ऊपर जा रही होगी या कोई भी एक ऑब्जेक्ट बॉडी ऊपर जा रही होगी तब हम जी को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तब हम जी को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ऐसा क्यों? मान लो आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, तो आप क्या देखते हो? बॉल जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और एक पॉइंट पर रुकेगी और फिर नीचे आएगी। ऐसे ही होता है ना? ये जाने का प्रोसेस है और ये आने का प्रोसेस है। इसका मतलब जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जब नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन मेरा कैसा है? नेगेटिव है। और जब इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। तो ऊपर जाने के केस में जी को मैं क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। और नीचे के केस में आने में जी को क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। क्या आपको साइन कन्वेंशन समझ आ गए? बिल्कुल आ गए होंगे। अगर आ गए हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, चलिए अब मास और वेट की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है तो आप क्या बताओगे? 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, इतने बताओगे ना। पर वो एक्चुअल में आपका मास है। अरे ये क्या नई चीज बोल दी। मास क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और जो आप बताते हो ना नॉर्मल भाषा में 40 केजी, 50 केजी, एक्चुअल में आपका क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? मास होता है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। क्या होता है वो? मास। फिर वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स। वेट क्या होता है? फोर्स। इसका मतलब अर्थ जिस फोर्स से एक बॉडी को अट्रैक्ट करे, अर्थ जितनी फोर्स से एक बॉडी को अट्रैक्ट करे वो मेरा क्या होता है? वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप भी होता है? बिल्कुल होता है। आइए उसको देखते हैं। वेट क्या है? फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? m इंटू ए। क्या मैं ये लिख सकता हूं? फोर्स इज इक्वल टू में m इंटू जी होता है, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा इस केस में? जी, फ्री फॉल के केस में। बात सही है। तो वेट मेरा किसके इक्वल हो गया? m इंटू जी के इक्वल हो गया। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो वेइंग मशीन होती है वो आपका मास बताती है या वेट बताती है? वेइंग मशीन हमारा क्या बताती है? मास बताती है। कैसे? अगर आप कभी भी वेइंग मशीन को अपने सर पर रखें तो आपका कभी मास नहीं बता पाएगी, तो आपका मास नहीं बता पाएगी। वेइंग मशीन क्या करती है? जब आप उसके ऊपर खड़े होंगे तभी बता पाएगी। तो वेइंग मशीन एक्चुअली में आपका क्या कैलकुलेट करती है? वेट कैलकुलेट करती है। ठीक है, उसके बाद वो उसको 9.8 से डिवाइड कर देती है।
जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देगी, वो 9.8 से डिवाइड दे देगी। तो वेट, अगर वेट में मैं जी को डिवाइड कर दूं तो वो एक्चुअल में क्या आएगा, मेरा मास आएगा। यही वेइंग मशीन कैलकुलेट करती है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करें और वेट और मास के बीच में कुछ डिफरेंसेस लिखने की कोशिश करें। अगर आप लिख पाए तो वेल एंड गुड, वरना हम इसको आगे देखेंगे। वीडियो को पॉज करके देखिए। तो चलिए, मैंने आशा करता हूं कि आपने कुछ डिफरेंसेस जरूर लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो आइए देखते हैं। मास, पहले तो इनकी डेफिनेशन हो गई कि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। और वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या हो गई इनकी, एसआई यूनिट। मास क्या है, केजी, और वेट क्या है, फोर्स। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। मास हमेशा सेम रहता है, चाहे आप यहाँ पर रहो, चाहे मार्स में रहो, ठीक है, चाहे आप मून चले जाओ, चाहे आप ओशन में चले जाओ, चाहे आप माउंटेन में चले जाओ, तो मास आपका सेम रहता है। आप कभी 2 किलो के थे, आप 40 किलो का गए, 40 किलो के हो गए, पर प्लेसेस चेंज होने से मास चेंज नहीं होता, पर वेट हमारा चेंज हो सकता है। मैंने क्या बताया था, वेट का फॉर्मूला, वेट में क्या बताया था, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, और जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है, जी की वैल्यू कम होती जाती है। इसका मतलब वेट मेरा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वेट हाइट या प्लेस पे चेंज हो सकता है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर वेट जीरो हो सकता है। कब, जब जी की वैल्यू मेरी जीरो हो जाए तो वेट मेरा जीरो हो सकता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको मास और वेट में डिफरेंसेस समझ आए होंगे। ठीक है, अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, क्या, अगर यहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करें, अगर आप यहां पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करें, उसी का वेट आप मून पर जाकर कैलकुलेट करें, तो उसका वेट कितना आएगा, 1/6 आएगा। कितना आएगा, 1/6 आएगा। 1/6 जो भी उसका वेट होगा वो आएगा। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। जो मेरा अर्थ का मास होता है वो मून के मास से 100 टाइम्स ज्यादा है, और उसका रेडियस मेरा 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मास ऑफ मून मैंने m लिया है, तो अर्थ का मास कितना हो गया, 100 m। अगर रेडियस ऑफ मून मैंने r लिया है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, 4r हो गया। ठीक, और मैंने जो ऑब्जेक्ट, उसका मास क्या है, मेरा स्मॉल m है। ठीक है, तो मून में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स मेरा किसके इक्वल होता है, वेट के, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो वेट मेरा किसके इक्वल होगा, कहां पर, मून पर, जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यही फोर्स, यही वेट मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूं तो कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू में G इंटू 100m। कितना फर्क है दोनों के मास में, 100m का, और रेडियस में कितना फर्क है, 4r का। ठीक है, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट है मून पर, और उस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट है कहां पर, अर्थ पर, उन दोनों का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून बाय वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। कितना आएगा, जी इंटू m इंटू m बाय आर स्क्वायर अपॉन g इंटू 100m इंटू m बाय 4r का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, WM बाय WE इज इक्वल टू में G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय 16r स्क्वायर। 16r स्क्वायर क्यों हुआ, तो ये 4r था, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 16r स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमने इसको ऊपर ले लिया।
ठीक है, और आर स्क्वायर इंटू जी इंटू 100m इंटू एम। तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, इस जी से ये जी कट गया, ये वाले से बड़ा एम कट गया, ये कट गया स्मॉल एम। तो हमारा कितना आया, WM बाय WE इज इक्वल टू में 16/100। तो अगर मैं इसको और काटूं तो कितना आएगा, ये क्या आएगा 8/50, ये क्या आएगा 4/25, ये क्या आएगा 1/6.1 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा, 1/6 इंटू WE, अप्रोक्सीमेटली 1/6 ही आएगा, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जनरल इक्वेशन जो फ्री फॉल के लिए यूज होनी है, मास, वेट और उनके बीच का डिफरेंसेस। और ये देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर, वेट यहाँ पर m है, तो उसका मून पर कितना होगा 1/6 होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।